सुनो जी, मुझे नहीं लगता हमें लखनऊ जाने की ज़रूरत है। बहू को तो तुम जानते ही हो। बारिश की बूंदें मानो आसमान से दर्द बनकर धरती पर गिर रही थी। काले बादलों से घिरा आसमान, बिजली की कड़क और हवा की सनसनाहट सब मिलकर एक अजीब सा बेचैन माहौल बना रहे थे। ऐसे ही मौसम में श्याम प्रसाद जी अपने पुराने भीगे हुए छाते को पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी अनामिका जी घबराई हुई चल रही थी। उनके कदमों में जल्दबाजी थी, लेकिन अनामिका जी के दिल में डर भी उतना ही गहरा था। सुनिए जी, मत जाइए आज, अनामिका जी ने भीगती आवाज में कहा। आप जानते हैं ना कीर्ति का स्वभाव कैसा है। वो फिर कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगी, मैं सह लूंगी, लेकिन आप कैसे सह पाएंगे। श्याम प्रसाद जी हल्का सा मुस्कुराए, जैसे किसी बच्चे की जिद को प्यार से टाल रहे हों। अरे अनामिका, तुम भी ना, बहू है वो हमारी, दो बातें कह भी देगी तो क्या हुआ। हम तो उसके बड़े हैं, हमें ही समझदारी दिखानी चाहिए। और फिर हमारा बेटा भी तो है वहाँ पर, कितने दिनों से मिला नहीं, लेकिन वो आपको गंवार कहती है, हर बार आपका अपमान करती है। अनामिका जी की आंखों में आंसू भर आए। मुझे अच्छा नहीं लगता। श्याम प्रसाद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बेकार में दिल छोटा कर लेती हो। चलो अब बस पहुंचने ही वाले हैं। बारिश और तेज हो गई, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। कीचड़ से भरी सड़क पर चलते चलते आखिरकार दोनों अपने बेटे रोशन के घर के सामने पहुंच गए। बड़ा सा लोहे का गेट, चमकता हुआ नाम पट्ट रोशन वर्मा। सब कुछ गांव के उस छोटे से घर से बिल्कुल अलग था जहां से वो आए थे। श्याम प्रसाद जी ने हल्के कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। टिंग टोंग। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। अरे माँ पापा दोनों अचानक कैसे। रोशन की आंखें खुशी से चमक उठी। अंदर आइए जल्दी। रोशन तुरंत झुककर उनके पैर छूता है, फिर दोनों को गले से लगा लेता है। आप लोग पूरी तरह भीग गए हैं, चलिए अंदर। जैसे ही वो अंदर आए, उनके कपड़ों से पानी टपकने लगा। फर्श पर गीले निशान बन गए। रोशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तभी अंदर से तेज आवाज आई। कौन आया है रोशन। कीर्ति कमरे से बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी पर पड़ी, उसके चेहरे पर नफरत और तिरस्कार साफ झलकने लगा। ओ आप लोग, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अचानक और ये हालत। वो श्याम प्रसाद जी को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर हंसते हुए बोली, पापा जी आप ना सच में बिल्कुल गंवार लग रहे हैं। ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आ गए। ये लखनऊ है, आपका गांव नहीं। अनामिका जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वो चुप रही, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। श्याम प्रसाद जी हल्के से मुस्कुराए। अरे बहू, बारिश बहुत तेज थी इसीलिए। और ये क्या किया आपने। कीर्ति अचानक चिल्लाई। उसकी नज़र फर्श पर पड़ी पानी की बूंदों पर गई। पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब इसे कौन साफ करेगा। काम वाली बाई भी कल आएगी। रोशन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। श्याम प्रसाद जी तुरंत बोले, अरे बहू तुम चिंता मत करो, अनामिका साफ कर देगी। हाँ हाँ वही करेंगी, कीर्ति ने मुंह बनाते हुए कहा और गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनामिका जी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। रोशन ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। माँ आप चलिए, मैं हूं ना। वो दोनों को गेस्ट रूम में ले गया।
माँ पापा आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। अनामिका जी ने हल्की सी मुस्कान दी। तू रहने दे बेटा, मैं बना देती हूँ। रोशन ने प्यार से कहा। नहीं माँ, आज आपका बेटा आपको चाय पिलाएगा। कुछ ही देर बाद रोशन ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आया। तीनों साथ बैठकर चुपचाप नाश्ता करने लगे। बाहर बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अंदर दिलों में भी एक तूफान उठ रहा था। श्याम प्रसाद जी ने धीरे से पूछा, बेटा हमारे आने से बहू नाराज हो गई क्या? रोशन ने उनकी तरफ देखा। आंखों में दर्द था लेकिन आवाज में मजबूती। पापा, आप उसकी चिंता मत करिए, आपका बेटा है ना, सब ठीक कर देगा। अनामिका जी धीरे से बोली, देखा आपने, इसीलिए मैं मना कर रही थी आने से। श्याम प्रसाद जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे जाने दो, देखो ना हमारा बेटा कितना खुश है हमें देखकर। रोशन ये सब सुन रहा था। उसके दिल में कहीं गहराई से एक आग जल चुकी थी। कुछ देर बाद वो उठा और कीर्ति के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कीर्ति फोन पर हंस रही थी। कीर्ति, रोशन की आवाज सख्त थी। क्या है? उसने लापरवाही से कहा। दिन ब दिन तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। रोशन ने गुस्से में कहा, वो मेरे माँ बाप हैं, कोई मजाक नहीं है। तुम जानती भी हो उन्होंने मेरे लिए कितनी तकलीफें सही है। कीर्ति ने आंखें घुमाई। ओ प्लीज ड्रामा मत करो, मैंने तो बस मजाक किया था। तुम भी ना हर बात को सीरियस ले लेते हो। रोशन कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे वो उसे पहली बार समझने की कोशिश कर रहा हो। मजाक? उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा मजाक करे तो? कीर्ति चुप हो गई। रोशन ने गहरी सांस ली। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें समझाना पड़ेगा। वो बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर निकल गया। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन उस घर के अंदर बेचैनी की एक हल्की सी आंच लगातार जल रही थी। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, मगर अनामिका जी के दिल में जो डर और अपमान का बोझ जमा हो गया था, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गेस्ट रूम की हल्की रोशनी में वो चुपचाप बिस्तर के कोने पर बैठी थी और श्याम प्रसाद जी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर अंधेरे में झांक रहे थे, जैसे खुद से ही कुछ सवाल पूछ रहे हों। अनामिका जी ने धीरे से कहा, आपको बुरा नहीं लगता क्या? हर बार वो आपको गवार कहती है, आज भी उसने वही किया और आप हर बार की तरह हंसकर टाल देते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ अंदर से आपको भी चोट लगती है। श्याम प्रसाद जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। चोट तो लगती है अनामिका, लेकिन अगर मैं भी उसी तरह जवाब दूं तो क्या ही फर्क रह जाएगा मुझ में और उसमें। हम बड़े हैं, हमें ही सहना होगा। और फिर हमारा बेटा, वो कितना दुखी हो जाता है ये सब देखकर। मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण उसके घर में लड़ाई हो। अनामिका जी की आंखों से आंसू बह निकले। पर कब तक आप ये सब सहते रहेंगे? श्याम प्रसाद जी ने उसकी ओर मुड़कर कहा। शायद तब तक जब तक हमारी बहू खुद समझ ना जाए। उधर अपने कमरे में रोशन बेचैन होकर टहल रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। उसकी पत्नी कीर्ति का उसके पिता का अपमान करना, उनकी भीगी हुई हालत पर हंसना और फिर उस पर मजाक का नाम देना। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। अब बस बहुत हो गया, अब इसे समझाना ही पड़ेगा, वरना ये कभी नहीं बदलेगी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी कीर्ति पर पड़ी, जो उसे घूरते हुए बोली, क्या सोच रहे हो इतना? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारे पापा सच में ऐसे ही लग रहे थे।
रोशन ने उसकी बात काटते हुए सख्त आवाज में कहा, बस कीर्ति, अब एक शब्द और मत बोलना। तुमने आज जो किया है वो मजाक नहीं, अपमान था, और मैं ये अब और नहीं बर्दाश्त करूंगा। कीर्ति हंसते हुए बोली, ओ गॉड रोशन, तुम भी ना इतने छोटे दिल वाले हो। गांव वाले लोग हैं, थोड़ी बहुत बातें तो चलती हैं, इसमें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। रोशन की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। छोटा दिल मेरा नहीं है कीर्ति, छोटा दिल तुम्हारा है, जो इंसानियत और इज्जत का मतलब ही नहीं समझता। अगले दिन सुबह का माहौल और भी भारी था। नाश्ते की टेबल पर चारों लोग बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तभी कीर्ति ने अचानक कहा, मम्मी जी, आप चाय ऐसे ही बनाती हैं क्या? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। अनामिका जी चुप रही, लेकिन रोशन से रहा नहीं गया। कीर्ति, अगर तुमको पसंद नहीं है तो खुद बना लो, लेकिन हर बात में कमी निकालना जरूरी नहीं होता। कीर्ति ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और बोली, वाह, अब तुम मुझे सिखाओगे? श्याम प्रसाद जी ने माहौल संभालने की कोशिश की। अरे रहने दो बेटा, बहू को जैसा पसंद हो वैसा बना लेगी। लेकिन इस बार रोशन चुप नहीं रहा। उसने ठंडे लेकिन ठोस स्वर में कहा, नहीं पापा, हर बार आप ही क्यों झुके? गलती जिसकी है उसे समझना चाहिए। 4 दिन ऐसे ही भारी माहौल में बीत गए। हर दिन कीर्ति की कोई न कोई बात श्याम प्रसाद जी के दिल को चीर जाती और वो हर बार हंसकर उसे टाल देते। लेकिन अब रोशन सब कुछ चुपचाप देख रहा था, समझ रहा था और अपने अंदर एक फैसला मजबूत करता जा रहा था। आखिरकार एक सुबह श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी ने वापस गांव जाने का फैसला कर लिया। जाते वक्त अनामिका जी ने रोशन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो बेटा और घर संभाल कर रखना। रोशन ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं वादा करता हूँ। कीर्ति दूर खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। कुछ दिन बीत गए। एक रविवार को कीर्ति की माँ कविता जी अचानक उनके घर आ पहुंची। कीर्ति उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। मम्मी, आप अचानक? कविता जी ने मुस्कुराकर कहा, सोचा बेटी से मिलाऊं, बहुत दिन हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, रोशन का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, आइए बैठिए, और फिर जानबूझकर उनके सामने ऐसे शब्द कहने लगा जो कीर्ति के दिल को चुभने लगे। आजकल लोग अपने माँ बाप को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, बस दिखावे की दुनिया में जीते हैं। कविता जी थोड़ा असहज हो गई। बेटा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? लेकिन रोशन रुका नहीं। उसने एक के बाद एक ऐसी बातें कही जिनसे कीर्ति का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। बस रोशन, बहुत हो गया। कीर्ति अचानक चिल्लाई, आप मेरी मम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आपने एक शब्द और कहा ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। उसी पल रोशन ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, क्यों कीर्ति, बुरा लगा? दिल में दर्द हुआ? जब कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो यही महसूस होता है। कीर्ति एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। कविता जी सब समझ चुकी थी। उन्होंने धीरे से रोशन से कहा, बेटा, अब मुझे सब समझ आ गया, तुमने ये सब क्यों किया? फिर वो कीर्ति की तरफ मुड़ी और सख्त आवाज में बोली, कीर्ति, आज जो दर्द तुम्हें हो रहा है ना, वही दर्द तुम अपने सास ससुर को देती आई हो। और आज तुम्हें एहसास हुआ कि किसी के माँ बाप का अपमान
कितना बड़ा गुनाह होता है। कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं। कविता जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गलती मान लेना ही पहला कदम होता है। अब वक्त है उसे सुधारने का। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल तो नहीं गया था, लेकिन एक अनकही खामोशी ने हर कोने को घेर लिया था। कीर्ति अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी और दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे किसी ने उसके अंदर आईने के सामने खड़ा कर दिया हो। बार बार रोशन की वही बात उसके कानों में गूंज रही थी। जब कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो यही महसूस होता है। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। पापा जी, मम्मी जी, उन्होंने तो कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं, और मैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और कविता जी अंदर आई। उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो उनका दिल भी पिघल गया, लेकिन इस बार उनका प्यार सख्ती के साथ था। रोने से कुछ नहीं होगा कीर्ति, उन्होंने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। अगर सच में पछतावा है तो उसे अपने व्यवहार से साबित करना होगा। कीर्ति ने आंसुओं भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा। मम्मी, क्या वो मुझे माफ कर देंगे? मैंने पापा जी को कितनी बार गवार कहा, उनका मजाक उड़ाया। वो हमेशा मुस्कुराकर मेरी बात को टाल देते, लेकिन आज समझ में आया वो मुस्कान कितनी मजबूरी वाली थी। कविता जी उसके पास बैठ गई और उसका हाथ थामते हुए बोली, बेटी, माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने बच्चों की हर गलती माफ कर देते हैं, लेकिन माफी मांगने में देर मत करना, क्योंकि हर बार किस्मत इतना मौका नहीं देती। कीर्ति ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो। कविता जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, जो अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं वो अपनी बहू को कैसे ठुकरा सकते हैं? बस सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेना। उधर रोशन दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक उम्मीद भी थी। वो चाहता था कि कीर्ति खुद अपनी गलती समझे, बिना किसी दबाव के। कुछ देर बाद वो अंदर आया और शांत स्वर में बोला, कीर्ति। कीर्ति ने घबराकर उसकी तरफ देखा। रोशन, मैं। लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। रोशन ने धीरे से कहा, अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। कीर्ति ने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? रोशन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गांव चलेंगे माँ पापा के पास और तुम उनसे माफ़ी मांगोगी दिल से। कीर्ति कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या वो मुझे माफ़ कर देंगे? रोशन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी माफ़ी सच्ची होगी तो ज़रूर माफ़ करेंगे। अगले कुछ दिन कीर्ति के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। हर पल उसे अपनी गलती याद आती, हर चीज़ में उसे अपने सास ससुर का चेहरा दिखाई देता। वो खाना बनाते वक्त सोचती, मम्मी जी भी ऐसे ही बनाती होंगी। वो घर साफ करते हुए सोचती, पापा जी ने उस दिन कितनी आसानी से कह दिया था कि अनामिका साफ कर देगी। उसके दिल में अपराध बोध इतना गहरा हो चुका था कि अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी। एक रात वो चुपचाप रोशन के पास आई और बोली, रोशन, कब चलेंगे गांव? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। रोशन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर
सच्चा पछतावा महसूस किया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ दोनों गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते भर कीर्ति चुप थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर मोड़ पर उसे डर लग रहा था। क्या होगा, वो क्या कहेंगे, क्या वो मुझे माफ कर पाएंगे। रोशन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत, बस सच बोलना। कीर्ति ने सिर हिलाया, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। गांव का रास्ता जैसे जैसे करीब आ रहा था, उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। आखिरकार वो अपने पुराने घर के सामने पहुंची। वही मिट्टी की खुशबू, वही सादगी, वही अपनापन। लेकिन आज कीर्ति के लिए ये सब किसी अदालत से कम नहीं था, जहां उसे अपने गुनाह की सजा भी मिल सकती थी और माफी भी। दरवाजे के बाहर खड़ी कीर्ति के कदम कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, रोशन, मैं अंदर नहीं जा पा रही। रोशन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं हूं ना, चलो। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से अनामिका जी की आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और जैसे ही उनकी नज़र सामने खड़ी कीर्ति पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठिठक गईं। उनके चेहरे पर हैरानी, सवाल और हल्की सी उम्मीद, सब कुछ एक साथ था। कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आज वो चुप नहीं रहना चाहती थी। दरवाजे पर खड़ी कीर्ति के कांपते हुए कदम और आंसुओं से भरी आंखें उस पल की गवाही दे रही थी कि उसके अंदर कितना तूफान चल रहा है। अनामिका जी कुछ क्षणों तक उसे देखती रही, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि ये वही कीर्ति है जो हर बार ताने मारती थी, अपमान करती थी, और आज उसी के चेहरे पर शर्म और पछतावे की गहरी छाया थी। अंदर नहीं बुलाओगी मम्मी जी? कीर्ति की आवाज इतनी धीमी और टूटी हुई थी कि मानो हर शब्द उसके दिल को चीरकर बाहर आ रहा हो। अनामिका जी के होंठ हल्के से कांपे। उन्होंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अरे अंदर आओ। लेकिन उनकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो पहले कभी हुआ करता था। कीर्ति अंदर आई। उसकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे हर कोई उसकी धड़कन सुन सकता हो। तभी उसकी नज़र सामने बैठे श्याम प्रसाद जी पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ चारपाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वही सादगी, वही मासूमियत थी, लेकिन आज कीर्ति को उस मासूमियत के पीछे छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कीर्ति के पैर अपने आप उनके पास जाकर रुक गए। वो कुछ पल तक चुप खड़ी रही, फिर अचानक जैसे उसके अंदर का सारा बांध टूट गया हो, वो झटके से उनके पैरों में गिर पड़ी। पापा जी। उसकी चीख में पछतावे का ऐसा दर्द था कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको हर बार गवार कहती रही, आपका मजाक उड़ाती रही, और आप हर बार मुस्कुराकर सब सहते रहे। उसके आंसू श्याम प्रसाद जी के पैरों को भिगो रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे शब्द आपको कितना चोट पहुंचाते होंगे। मैं बहुत बुरी हूँ पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ हिचकियों में टूट रही थी। अनामिका जी ये सब देख रही थी। उनकी आंखें भी भर आई थी, लेकिन वो अभी भी चुप थी, जैसे वक्त को खुद फैसला करने दे रही हूँ। श्याम प्रसाद जी ने धीरे से कीर्ति के सिर पर हाथ रखा। उनकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श ही इतना अपनापन लिए था कि कीर्ति और जोर से रो पड़ी। उठो बहू, उन्होंने बहुत ही शांत और नरम आवाज में कहा। इतना मत रो। लेकिन कीर्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा जी, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही आपके पैरों में पड़ी रहूंगी।
मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में भी नमी आ गई थी। सजा? वो हल्का सा मुस्कुराए। बहू, माँ बाप अपने बच्चों को सजा नहीं देते, बस समझाते हैं। और अगर बच्चा अपनी गलती समझ जाए तो उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। उन्होंने उसे धीरे से उठाया और अपने पास बिठा लिया। तुमने गलती की ये सच है, लेकिन आज तुमने उसे मान लिया, ये उससे भी बड़ा सच है। और जिसने अपनी गलती मान ली वो बुरा इंसान नहीं होता। कीर्ति ने रोते हुए उनकी तरफ देखा। तो आप मुझे माफ कर देंगे? श्याम प्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हमने तुम्हें कब नाराज होकर रखा था बहू? तुम तो हमेशा से हमारी बेटी जैसी ही हो। ये सुनते ही कीर्ति का दिल जैसे भर आया। वो अनामिका जी की तरफ मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको भी बहुत दुख दिया है। आपने कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं। अनामिका जी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। बस कर बहू, अब और मत रो। उनकी आवाज में ममता साफ झलक रही थी। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन हर कोई उसे मान नहीं पाता। तूने अपनी गलती मान ली, यही काफी है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। रोशन ये सब देखकर दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में संतोष और राहत दोनों थे। उसने धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। कीर्ति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा सम्मान और प्यार था। थैंक यू रोशन। अगर तुम मुझे ये एहसास नहीं कराते तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाती। रोशन मुस्कुराया और बोला, कभी कभी सच्चाई दिखाने के लिए थोड़ा सख्त बनना पड़ता है। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कीर्ति अब हर छोटी बड़ी बात में अपने सास ससुर का ख्याल रखती, उनके साथ बैठती, उनसे बातें करती, उनके अनुभव सुनती। जो लड़की कभी गवार कहकर अपने ससुर का अपमान करती थी, वही अब गर्व से कहती, मेरे पापा जी जैसा सीधा साधा और अच्छा इंसान कोई नहीं। अनामिका जी अब उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। घर में फिर से हंसी लौट आई थी और हर कोने में एक नया अपनापन बस गया था। गांव का वो छोटा सा घर, जो कभी कीर्ति के लिए सिर्फ एक साधारण जगह था, अब उसके लिए सबसे सुकून भरी जगह बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही जब आंगन में तुलसी के पास दिया जलता, तो कीर्ति सबसे पहले उठकर अनामिका जी के साथ खड़ी होती, उनके हाथों से आरती की थाली लेती और पूरे मन से भगवान का नाम लेती। श्याम प्रसाद जी जब खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, तो कीर्ति चाय बनाकर उनके पास जाती और धीमे से कहती, पापा जी चाय। उसकी आवाज में अब वो तिरस्कार नहीं, बल्कि सम्मान और अपनापन होता। श्याम प्रसाद जी उसे देखते और मुस्कुरा देते। अरे बहू, अब तो तू हमें शर्मिंदा कर देती है, इतना ख्याल रखती है। कीर्ति हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, पापा जी, ये सब तो बहुत कम है जो मैंने आपके साथ किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में आज भी पछतावे की हल्की सी नमी होती, लेकिन अब वो पछतावा उसे तोड़ना नहीं था, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की ताकत देता था। एक दिन दोपहर का समय था। आंगन में सब साथ में बैठे थे। अनामिका जी सब्जी काट रही थी। श्याम प्रसाद जी हुक्का लेकर बैठे थे और कीर्ति उनके पास बैठकर आटा गूंद रही थी। अचानक श्याम प्रसाद जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे बहू, अब तो तू भी गांव की तरह ही रहने लगी है, कहीं लोग तुझे भी गवार ना कहने लगे। इतना सुनते ही कीर्ति के हाथ रुक गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनामिका जी ने घबराकर
श्याम प्रसाद जी की तरफ देखा, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि उन्होंने क्या कह दिया। लेकिन अगले ही पल कीर्ति ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके जैसा गवार बनना पड़े तो मुझे मंजूर है पापा जी, क्योंकि ऐसे गवार दिल के बहुत अमीर होते हैं। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में गर्व। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, आज तूने सच में हमें जीत लिया। रोशन ये सब देख रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, पापा, अब तो आप मान गए ना कि आपकी बहू सबसे अच्छी है। श्याम प्रसाद जी हंस पड़े। अरे बेटा, बहू नहीं, हमारी बेटी है ये। अनामिका जी ने भी कीर्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान हर घर को ऐसी समझदार बहू दे। कीर्ति ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, मुझे तो बस आप सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। उस पल चारों के बीच जो रिश्ता था वो खून का नहीं, दिल का रिश्ता बन चुका था। शाम होते होते पूरा गांव जैसे उस घर की खुशियों में शामिल हो गया था। पड़ोस की औरतें आई, बातें हुई, हंसी गूंजी। हर कोई कीर्ति के बदले हुए व्यवहार की तारीफ कर रहा था। लेकिन कीर्ति जानती थी कि ये बदलाव आसान नहीं था। उसने अपने अहंकार को तोड़ा था, अपने अंदर झांका था और सबसे बड़ी बात, उसने रिश्तों की असली कीमत समझी थी। रात को जब सब सोने जा रहे थे, कीर्ति आंगन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, भगवान धन्यवाद, आपने मुझे सही वक्त पर सही रास्ता दिखा दिया। उसकी आंखों में आज सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ सच्चे रिश्तों से मिलता है। उस दिन के बाद कभी भी उस घर में गवार शब्द अपमान नहीं बना, बल्कि एक गर्व बन गया। एक ऐसे इंसान का जो भले ही सादगी में जीता हो, लेकिन दिल से सबसे अमीर होता है। और कीर्ति ने सीख लिया कि असली अमीरी कपड़ों, शहर या पैसों में नहीं, बल्कि इंसानियत, सम्मान और प्यार में होती है। यही सीख उस परिवार को हमेशा के लिए जोड़ गई और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से मजबूत बन गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।